हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर स्टडी अड्डा में। तो आज हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है मोस्ट ऑफ दी एक्चुअल में 50% क्वेश्चंस बोर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने लगे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये सीबीएसई के दिए गए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो हम इन लोगों इसको पढ़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर से है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन रीजन है। असर्शन क्या लिखा हुआ है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक वार्म ब्लडेड होते हैं और एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जैसे ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट, सेपरेटेड बाय 4 मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये ह्यूमंस की बात हो रही है, एनिमल्स की जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये करेक्ट है। सेकेंड है रीजन वार्म ब्लडेड एनिमल्स नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ऑफ कोर्स ज़रूरत होती है, हम लोगों को एनर्जी की नीड होती है अपने लाइफ प्रोसेस के जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। उसमें से एक ये भी होता है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, तो यस, रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, तो दोनों ही करेक्ट है। आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जो हीमोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। कैसे? अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ 4 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑल 4 ऑर्गेनाइज अराउंड आयरन। ठीक है, आगे अ क्लोरोफिल इज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मैग्नीशियम। बट डिफरेंस क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है वेरएज हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है। कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन विच एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड। ऑफ कोर्स सबको पता है इसका आंसर आयरन है। ठीक है, आयरन की वजह से ही क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसके पास रेड कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैनी प्रोसेसेस हैपन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। मैनी प्रोसेस, जैसे लाइफ प्रोसेस की बात हो रही है। दोज प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म के पार्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट हैं, एक कैटाबॉलिज्म है, दूसरा एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाए, दिस इज कैटाबॉलिज्म। और इसका उल्टा एनाबॉलिज्म, जब छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दिस इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म मतलब जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है छोटे मॉलिक्यूल से। देखिए डाइजेशन में नहीं, ब्रेक डाउन होता है। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है? रेस्पिरेशन में भी ब्रेक डाउन होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में भी ये तो बिल्कुल ही अलग प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन में जैसे वाटर कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। तो ये एक एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है विच इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ब्लो इज अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का डायग्राम गिवन है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल करेक्टली शोज वेयर फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रे एब्जॉर्प्शन अकर। ये मैंने अपने लेक्चर में, अपने जो एक 1 शॉट वीडियो है हमारी लाइफ प्रोसेस की, उसमें बताया है फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रे एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है। ये ग्लोमेरुलस के और बॉमेस कैप्सूल के बीच में फिल्ट्रेशन होता है। तो कौन से पार्ट पर? क्यू पर होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? ये हेनलेस लूप को हम ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। तो आर इसका आंसर है, क्यू एंड आर, तो आंसर है इसका 3rd। चलिए नेक्स्ट, ये सब मैंने कवर किया है। जब एनसीईआरटी के लेक्चर्स 1 शॉट लिए तो आप लोग उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली
सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। विच रो इन द टेबल बिलो शोज द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड ईस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन और ईस्ट में क्या क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, ह्यूमन्स में क्या होता है। ह्यूमन्स में लैक्टिक एसिड बनता है ना, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ईस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इथेनॉल 2 कार्बन का है तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। क्लियर। तो देखिए कौन सा करेक्ट है, ह्यूमन्स में लैक्टिक एसिड बनता है, यस लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। लैक्टिक एसिड ईस्ट में नहीं बनता, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो आंसर है इसका बी, बी इज करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट है गैस्ट्रोपेरेसिस। क्या होता है गैस्ट्रोपेरेसिस, एक डिसीज है इन विच द मसल्स ऑफ स्टमक बिकम पैरालाइज्ड एंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक है। फूड हाई इन फैट कैन डिले द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एम्पटिंग ऑफ द स्टमक। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड बी एडवाइज टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोपेरेसिस। अगर किसी को गैस्ट्रोपेरेसिस होता है तो डॉक्टर क्या उसको एडवाइस करेंगे, डॉक्टर क्या एडवाइस करेंगे, सूप जूस ऑनली, सूप एंड चिकन सैलेड्स ऑनली, फ्राइड चिकन एंड फ्राइड राइस, आइसक्रीम एंड मिल्क ओनली। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स सूप एंड जूसेस, क्योंकि वहाँ पर जो मसल्स हैं वो इजीली डाइजेशन करने के लिए कैपेबल नहीं है और डाइजेशन मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से वो क्या एडवाइस करेंगे कि लिक्विड डाइट लो जिसमें सूप और जूस इंक्लूड होगा। चलिए आगे। Which row of the table given below correctly gives the movement of gases across blood and cells? Blood and cells मतलब blood and cells में कार्बन डाइऑक्साइड का और गैस का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिए, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आरबीसी लेकर आती है और सेल को दे देती है ना, लंग्स से आरबीसी लेकर आती है ऑक्सीजन और उसको सेल्स को दे देती है बॉडी में, क्योंकि सेल्स को नीड होती है ऑक्सीजन की। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उसका अपोजिट होगा, सेल टू आरबीसी या सेल टू हाँ ब्लड या फिर आरबीसी, ठीक है, या फिर प्लाज्मा, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम आरबीसी टू सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, ये दोनों ही ठीक है अभी, आरबीसी टू सेल। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल टू आरबीसी जाती है, ये सेल टू प्लाज्मा जाती है। मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, इसलिए हम आरबीसी वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। मोस्टली आरबीसी के थ्रू कौन ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन आरबीसी ट्रांसफर करती है। बट मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, इसलिए हम ये वाले ऑप्शन को चूज ना करके ये वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं। प्लस दूसरी बात, ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी नहीं होता है, तो यही करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर इज 4th। चलिए नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ये अमाउंट है एक्स, कब, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। वाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। तो ईस्ट क्या है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्स एंड वाई। ऑफ कोर्स एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा, चलिए बताइए कहाँ पर ज्यादा होगा। एक्स इज मोर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा एक्स है क्या, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वाई है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा बताइए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं जब एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स इज मोर देन वाई। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन ड्यूरिंग विच ब्लड इज पास थ्रू द लंग्स एंड हार्ट। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन जहाँ पर ब्लड दो बार सर्कुलेट होता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। तो आगे क्वेश्चन है, स्टेट द रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सर्कुलेशन थ्रू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ सच सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है इसका पाथवे। यहाँ पर होता है लंग्स, ये हार्ट होता है, नए पेज पर देखते हैं, ठीक है। देखिए ये होता है लंग्स,
यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है, ये है हार्ट और ये है बॉडी, ये क्या है बॉडी। अब ये कौन सी साइड है, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वीन्स लेकर आती हैं। कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वीन्स। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एओर्टा लेकर जाती है, ठीक है। कौन लेकर जाता है, एओर्टा। बॉडी से अगेन राइट एट्रियम में जाता है, लेकर जाती है वेना कावा। कैसा ब्लड हो चुका है अब यहाँ पर, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है यहाँ पर, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अगेन राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है। कौन सी आर्टरी लेकर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये होता है पाथवे डबल सर्कुलेशन का, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द रूट। तो ये रूट होता है फर्स्ट एंड सेकंड सर्कुलेशन थ्रू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड एक्सप्लेन द यूजफुलनेस। अच्छा यूजफुलनेस क्या, किस लिए होता है ये, इसकी यूजफुलनेस ये है बिकॉज ये क्या करता है, सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेम द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, तो कर ही लेंगे आप ये वाला क्वेश्चन, अभी पीछे पाथवे बनाकर दिखाया उसी से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट और कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अ मेजर पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टोरेज ऑर्गन्स। आपको भी पता है जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो स्टोर कर लेते हैं सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच स्टोर्ड फूड इज मेड अवेलेबल व्हेन डिफरेंट ऑर्गन नीडेड फॉर ग्रोथ। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू वो होता है ट्रांसपोर्ट फूड का, ट्रांसपोर्टेशन। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म इंक्लूड है यहाँ पर, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक्सप्लेन करना मैकेनिज्म को, देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये होती है यहाँ पर एक क्या होती है, दिस इज अ, ये है एक ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है, दिस इज अ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के साइड में ही प्रेजेंट होती हैं सेल्स। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कंपेनियन सेल्स, दीज आर कंपेनियन सेल्स। ये कौन सी सेल्स है, कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। जो कंपेनियन सेल है इसी का न्यूक्लियस जो सीव ट्यूब है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी जो ज़रूरत है, नीड है, उसको कंप्लीट करता है, क्योंकि सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर कौन प्रेजेंट है साइड में, यहाँ प्रेजेंट है जाइलम। कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, जाइलम प्रेजेंट है। ये कौन है, ये जाइलम है, ठीक है। ये कौन है, ये है जाइलम, ये थी कंपेनियन सेल्स, और दिस इज सीव ट्यूब। यहाँ पर होता है सोर्स और यहाँ पर होता है सिंक। सोर्स क्या है, जहाँ पर फूड का स्टोरेज हुआ है, ठीक है। अब ये ये जो यहाँ पर फूड स्टोरेज है, यहाँ से फूड होता है लोड किस में, सीव ट्यूब में, किस चीज़ के थ्रू, ये होता है एटीपी की प्रेजेंस में, ठीक है। एटीपी की प्रेजेंस में यहाँ पर ज़रूरत होती है एनर्जी की, एटीपी इज नीडेड, यहाँ पर खर्च होती है एटीपी, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये फूड लोड हो जाता है सीव ट्यूब में।
अब यहाँ पर बहुत सारा शुगर का कंटेंट है, सोचिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, शुगर का कंटेंट बहुत बढ़ गया है। अब जब शुगर का कंटेंट बढ़ गया है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, शुगर का कंटेंट बढ़ने की वजह से पानी की कमी हो गई है, पानी की कमी वो जाइलम से पूरी होती है, जाइलम पानी को भेज देता है सीफ ट्यूब के अंदर। कहाँ भेज देता है पानी को? सीफ ट्यूब के अंदर। अब जो जाइलम है यहाँ से वो भेजेगा वाटर को, किसको भेजेगा? वाटर को, ठीक है, यहाँ से आता है वाटर। अब जब ज़्यादा वाटर आता है तो यहाँ पर हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट। क्या क्रिएट हो जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ये शुगर नीचे की साइड मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है। यहाँ पर अगर क्या होगा, अब यहाँ पर शुगर ज़्यादा है, शुगर आ गई है, बट सिंक में शुगर की कमी है क्योंकि यहाँ पे फूड की ज़रूरत है, तो ये शुगर यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती है और जो पानी होता है वापस से जाइलम में चला जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या? ट्रांसलोकेशन। चलिए, ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है। समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बीइंग हार्मोनल एक्शन इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मैकेनिज्म वेयर द सिक्रीशन ऑफ वन हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ अनदर। एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल इज शोन इन द डायग्राम। ये भी मैंने अपने लेक्चर में समझाया है। ये कौन सा मैकेनिज्म होता है? जब हम NCERT पढ़ रहे थे हमने तब देखा था, क्या देखा था? इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं, इसलिए एक बार लेक्चर ज़रूर देखिए, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए, तो आप जो चीज़ें मिस कर देते हैं वो चीज़ें वहाँ पर कवर की गई हैं। दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर? फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? विच इज द सेंसर एक्स दैट हेल्प्स इन डिटेक्शन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कहाँ से, कौन मेंटेन करता है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल? हमने देखा था इंसुलिन, और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से। तो एक्स क्या है? यहाँ पर पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज क्या करता है? डिटेक्ट करता है। व्हाट वुड हैपन इफ सच मैकेनिज्म इज एब्सेंट इन ह्यूमन? तो इसका काम क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म का काम होता है जो हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे अगर हार्मोन बढ़ जाता है, मानिए पैनक्रियाज है, ठीक, यहाँ पर हमारी बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। अगर वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रही है, पैनक्रियाज डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, विच कॉजेज डायबिटीज, ठीक। अगर ये फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है तो वह यही पूछ रहा है अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो हीमोस्टेसिस कंट्रोल नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे और बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगी खुद को, इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म का होना जरूरी है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बाय द सेम मैकेनिज्म। इन मोस्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द gaseous carbon dioxide that diffuses into the leaf through the stomata, ठीक है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पर, जो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर आती है, ठीक है। हाउएवर सम प्लांट्स सच एज पाइनएप्पल have the ability to store carbon dioxide in the vacuoles of the leaf cells as a part of complex carbon compound. This complex compound is transported to the chloroplast and release carbon dioxide when required for photosynthesis to occur. This special photosynthesis mechanism is believed to have evolved as an adaptation to conserve water for survival in dry condition. ठीक है। क्वेश्चन है which process in the plant does this photosynthesis mechanism minimize to help the plant survive in dry condition? कौन सा प्रोसेस होता है? कौन सा प्रोसेस है? हमने पढ़ा भी था कैक्टस प्लांट में, है ना, ट्रांसपिरेशन। कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ठीक है, clear? How the ability to store carbon dioxide as a complex compound likely to help minimize the process referred to in A. तो क्या होगा? ये जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है, ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए क्या होता है? जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज,
ठीक है, अगर ये स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? सबको पता है, जो प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, तो नाइट टाइम पर जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सम पार्टिकल्स लाइक सैंड और डस्ट फॉल इनटू आवर आईज स्टार्ट टू वाटर ऑन देयर ऑन एंड वी ब्लिंक टू गेट द पार्टिकल्स आउट ऑफ आवर आईज। दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस दैट द ह्यूमन बॉडी शोज। ठीक है, इज द अबव मेंशन्ड रिएक्शन इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री? खुद बताइए, ये एक्शन होने वाला सडनली एक्शन है, हमको सोचेंगे थोड़ी कि हम आंख बंद करें या नहीं करें। अगर सैंड के या डस्ट के पार्टिकल्स हमारी आंख में चले जाते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सी एक्शन हम लोग कर रहे हैं? ऑफ कोर्स इनवॉलेंट्री एक्शन हम लोग करते हैं, है ना। कौन सा करते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन, क्योंकि ये बिना सोचे एक्शन हो जाता है। क्लियर? What is the specific name given to the pathway that brings about this immediate reaction to a stimulus? क्या पाथवे होता है बताइए? ये सब तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क, है ना, पढ़ी थी, याद है हमने क्या पढ़ा था? जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। What are the names given to the organ that responds to a stimulus? जो स्टिमुलस को ऑर्गन रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है, क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क। याद है आपको? कौन करता है? इफेक्टर सेल्स। ठीक है, इफेक्टर मसल्स। कौन सी मसल्स करती हैं? इफेक्टर मसल्स। ठीक है, क्लियर? ये होती हैं इफेक्टर मसल्स। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सेंसरी इम्पल्स। वो ब्रेन का पार्ट जो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है, कौन सा पार्ट होता है वो? ये होता है सेरिब्रम। कौन सा पार्ट होता है? सेरिब्रम। कौन रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को? दिस इज सेरिब्रम। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। क्लियर? फॉर ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेडल सील, अ डीप सी डाइविंग ममल, एक सील है जो डीप सी डाइविंग ममल है। ठीक है, हैज स्पेशल अडेप्टेशन दैट इनेबल इट टू रेस्पायर फॉर लॉन्ग पीरियड अंडर वाटर विदाउट इनहेलिंग एयर। 3 such adaptations are given below. First, when diving, the blood flow to all the parts of the seal's body is reduced to 80 to 95% except for a closed circuit between the lungs, heart and brain. ठीक है, सेकेंड क्या है? 70% of the oxygen in the seal's body is stored in the blood in hemoglobin as compared to just 50% in humans. थर्ड है 25% of the oxygen in the seal's body is stored in the muscles in myoglobin as compared to just 13% in humans. क्लियर? ये 3 चीजें दी है। क्या दिया है उसने? When diving, the blood flow to all parts of the seal's body is reduced. जो 80 से 90% ब्लड है वो कहीं और ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन में। ठीक है, मोस्टली कहाँ पर चला जाता है? जब वो डाइविंग करती है उसी की एनर्जी के लिए यूज होता है। सेकेंड में क्या है? 70% ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द सील्स बॉडी इज स्टोर्ड इन ब्लड। 70% ऑक्सीजन कहाँ स्टोर्ड हो जाती है? ब्लड में स्टोर्ड हो जाती है। और थर्ड है 25% ऑक्सीजन सील की बॉडी में स्टोर्ड हो जाती है मसल्स में। ये 3 चीजें दी हैं। फिर इन 1980s a group of scientists carried out an experiment to understand how the Weddell seal respire under water during dives of different durations. After each dive completed by the seal, they measured the concentration of lactic acid. अच्छा, lactic acid कब बनती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनती है। याद आ रहा है कुछ? है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनती है। कब बनती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? इन द सील्स ब्लड द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द डेटा ऑब्टेन्ड बाय द साइंटिस्ट। ये ग्राफ है, यहाँ दिया है लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और यह है ड्यूरेशन ऑफ डाइव। ठीक है, क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चेंज इन द रेस्पिरेशन हैपनिंग इन द सील्स बॉडी आफ्टर 20 मिनट अंडर वाटर? जस्टिफाई योर आंसर। 20 मिनट बाद क्या होगा ये बताना है हमें। देखिए ग्राफ इधर, 20 मिनट तक क्या हो रहा है? सबसे पहले जो 20 मिनट तक क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, बट 20 मिनट बाद लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई है। कब बढ़ती है लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें? हमें बताना है हैपनिंग इन द आफ्टर 20 मिनट, जस्टिफाई करना है बस हमें। ठीक है, हो क्या रहा है हमें ये बताना है कि लैक्टिक एसिड की कंसेंट्रेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये जो
क्या है ये? ममल है। ये क्या करता है? ये 20 मिनट बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है रेदर देन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसलिए लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बी, एडेप्टेशन आर। ये एडेप्टेशन आर helps the seal the most to produce energy for swimming during first 20 minutes of a dive. Explain why adaptation P and Q do not help as much. P और Q क्यों नहीं हेल्प कर रही है और R वाली क्यों हेल्प कर रही है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने P और Q में क्या देखा, यहाँ पर 80 से 90% ऑक्सीजन क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, बॉडी के अदर पार्ट्स में चली जा रही है। व्हेन डाइविंग द ब्लड फ्लो टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द सील बॉडी इज रिड्यूस्ड बाय 80 से 90%। 80 से 90% ब्लड फ्लो कहाँ चला जाता है, अदर चीज़ों के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 70% ऑक्सीजन दूसरे पार्ट में चली जा रही है स्टोर्ड इन द ब्लड, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25% ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, मसल्स में, एज कम्पेयर टू जस्ट 13, और बाकी यूज हो रही है कहाँ पर, स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्विमिंग के लिए एनर्जी कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 75% मिलेगी ना। 75% एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ होगी, यहाँ पर स्विमिंग के लिए यूज़ होगी। बाकी जगह पर यहाँ पर देखिए कितनी मिलेगी, 20 से 10% ही मिलेगी। यहाँ सिर्फ 30%, यहाँ 75% एनर्जी किस चीज़ के लिए मिल रही है उसको, स्विमिंग के लिए। इसलिए एडेप्टेशन आर सील को हेल्प करती है किस चीज़ के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्विमिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ अ डाइव। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनीता कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू एग्जामाइन फोटोसिंथेसिस इन एक्वेटिक प्लांट kept in a tank by measuring dissolved oxygen. She plotted her result in the following graph. X dissolved oxygen और time, और यहाँ ठीक है। She repeated the experiment while, अब उसने कवर कर दिया है टैंक को। अगर वो कवर करेगी इसका क्या मतलब है, कवरिंग का क्या मतलब है, नो सनलाइट with an opaque black cloth. She plotted the result in the following graph. What could be the aim of her experiment? सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, फोटोसिंथेसिस वो देखना चाहती है लाइट में और विदाउट सनलाइट में क्या होगा। ठीक है, एम उसका यही है, शी वांट्स टू नो फोटोसिंथेसिस का क्या होगा जब लाइट प्रेजेंट होती है और जब सनलाइट एब्सेंट होती है। क्लियर यह है फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर। सेकंड, अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस व्हाट अदर सेलुलर प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो और कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर हमें ये बताना है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा, देखिए अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट जो टैंक में प्रेजेंट है वो मर तो नहीं जाएंगे, सडनली तो नहीं मरेंगे, कुछ दिन तो लगेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 दिन तो वो जी सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि सनलाइट ना होने पर भी वो 1-2 दिन जिंदा रह सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं हम इसको, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वहाँ पे जो स्टोर्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसके थ्रू वो रेस्पायर करते रहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब स्टोर्ड ऑक्सीजन को वो यूज़ करेंगे और उसके बाद जब वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो प्लांट विल डाई। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा दूसरा प्रोसेस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, व्हाई डज द ऑक्सीजन लेवल राइज इन ग्राफ एक्स। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल क्यों बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहाँ पर नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, उल्टा क्या हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है, जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको भी यूज कर लिया जा रहा है। ठीक है, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन। क्लियर हो गया, चलिए ये है इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहते हैं, यूज लंग्स टू ब्रीथ, वाइल एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस यूज गिल्स टू absorb dissolved oxygen in water. Frog are organism that can survive both in water and on land. फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पे भी रह सकता है और जमीन पे भी उस पे भी रह सकता है, पानी में भी। तो क्यों रह सकता है वो ऐसा, हाउ डज अ फ्रॉग एक्वायर ऑक्सीजन व्हाइल इट इज अंडर वाटर। तो वो कैसे ब्रीथ करता है जब वो अंडर वाटर होता है, तो फ्रॉग के पास जो स्किन होती है, स्किन भी उसकी क्या करती है, उसको ब्रीथ करने में हेल्प करती है, तो स्किन के थ्रू वो हेल्प करता है। सॉरी,
रेस्पिरेशन करता है अंडर वाटर, ठीक है। बी देखिए, आर लंग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड गिल्स ऑफ फिशेज एनालॉगस ऑर्गन, एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट। अच्छा, एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन होते हैं और एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, होमो मीन्स क्या होता है? LOGOUS, दीज आर होमोलोगस ऑर्गन, दीज आर एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। होमो मीन्स होता है सेम और लोगस मीन्स होता है ओरिजिन या पोजीशन, ठीक है। तो फिर होमोलोगस में क्या होगा? सेम ओरिजिन या सेम पोजीशन। बट जो होमोलोगस होते हैं ऑर्गन्स, इनका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जिनकी फंक्शन सेम हो, सेम फंक्शन। क्या सेम हो? फंक्शन सेम हो, सेम फंक्शन, और डिफरेंट पोजीशन या फिर ओरिजिन या पोजीशन, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ओरिजिन का क्या मतलब है? जहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं, तो डिफरेंट ओरिजिन और डिफरेंट पोजीशन। क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है। ये होते हैं होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन। अब वो कह रहा है जो लंग्स है, जो गिल्स है, आर लंग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड गिल्स ऑफ फिशेस, दोनों का काम क्या है? ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है, ठीक है। दोनों का काम है रेस्पिरेशन। तो ये कैसे ऑर्गन होंगे? सेम फंक्शन, एनालॉगस ऑर्गन होंगे। ये सही बात है। क्यों होंगे और क्यों नहीं होंगे, उसने पूछा है क्या। अच्छा, आर लंग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल, यस, ये ट्रू है। पहली बात तो ये है, यस। और क्यों होंगे? क्योंकि उनका फंक्शन सेम है और डिफरेंट ऑरिजिन है, इसलिए वो एनालॉगस ऑर्गन है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डू एक्वेटिक एनिमल हैव अ हायर ब्रीदिंग रेट देन इट? ये क्वेश्चन आपको पता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। खुद से इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17। द इमेज बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ ह्यूमन आर्म। ये तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है ना? पता है हो, अच्छी बात है अगर आपको पता है तो। ये वीन्स है, क्योंकि इसे देखकर ही पता चल रहा है ये वीन्स है। वीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? वीन्स में ये वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये क्या है? वॉल्स प्रेजेंट है, ये वीन्स है। और ब्लड की डायरेक्शन क्या होगी? ब्लड की डायरेक्शन होगी P2Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑफन हियर पीपल कंप्लेन अबाउट एसिडिटी इन द स्टमक। ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली? HCl। इसमें कोई चीज बताने जैसी नहीं है, ये सबको पता है। HCl की प्रोडक्शन की वजह से एसिडिटी। वाई इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस नेसेसरी? क्यों जरूरी है? HCl का क्या क्या फंक्शन पढ़े थे हमने? एक तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, उसको एक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी होता है। तो क्या जरूरत है इसकी? इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। देखा एनसीईआरटी पढ़ने कितनी इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस? कैसे प्रिवेंट करेगा स्टमक? कैसे प्रिवेंट करता है बताओ? म्यूकस है ना, म्यूकस लेयर HCl से प्रिवेंट करती है स्टमक को बर्न होने से। चलिए, देयर आर वेरियस मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नॉन एज स्फिंक्टर मसल्स। टू एग्जांपल ऑफ दोज आर गिवन बिलो। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है? जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्फिंक्टर का क्या काम होता है? स्फिंक्टर का काम होता है बैकवर्ड फ्लो को रोकना, ठीक है। और अगर स्फिंक्टर यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या बोला है उसने? दीज आर वेरियस मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नॉन एज स्फिंक्टर। क्वेश्चन क्या है? गिव वन मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ दिस स्फिंक्टर। माल फंक्शन बताने अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर खराब हो जाएगा तो। देखो, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। तो फूड क्या करेगा?
डायरेक्टली फ्लो करेगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में विदाउट डाइजेस्टिंग, तो डाइजेशन विल बिकम टफ। ठीक है, इजीली डाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्फिंक्टर क्या करता है, फूड के वन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए वो उसको रोक के रखता है, जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। बट अगर स्फिंक्टर ही माल फंक्शन हो जाएगा तो जो फूड है वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा बिना डाइजेस्ट हुए, तो डाइजेशन कैसी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी स्टमक के लिए। एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर क्या करता है, ये क्या करेगा, एनल स्फिंक्टर फीसिस के लिए, फीसिस को रोकने में हेल्प करता है ना। तो इनवॉलेंट्री एक्शन बन जाएगा यहाँ पर, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ फीसिस हो जाएगा। फीसिस क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है वो इनवॉलेंटरली हो जाएगा। अभी हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, बट अगर एनल स्फिंक्टर काम करना बंद कर देगा तो हमारी मर्जी के बिना ही हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के अंदर वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर, तो अगर एनल स्फिंक्टर खराब हो जाता है तो इनवॉलेंटरी एक्शंस होंगे जो फीसिस को बाहर निकाल देगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। इतने अच्छे से पढ़ाया प्लेसेंटा के बारे में, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मेंशन 2 स्ट्रक्चरल डिजाइंस ऑफ द प्लेसेंटा दैट हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट न्यूट्रिशन। देखिए एनसीईआरटी का ही लाइन से क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, 2 स्ट्रक्चर बताने हैं। पहला क्या है, हमें पता है, हमने पढ़ा था क्रॉनिक विलाय पढ़ा था ना, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोगों ने क्या देखा था, जो क्रॉनिक विलाय होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फीटस की साइड पर, क्रॉनिक विलाय एट फीटस साइड। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमने क्या देखा था, ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, टूवर्ड्स मदर वॉर्म, टूवर्ड्स मदर्स वॉर्म। सब पढ़ाया गया है आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने क्लासेस देखी हो तो आप लोग इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। इज द प्लेसेंटल टिश्यू डिजाइन फॉर वन वे ट्रांसपोर्ट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या प्लेसेंटल टिश्यू सिर्फ एक वे ट्रांसपोर्ट के लिए बना है, ये भी मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, क्या बताया था, जो प्लेसेंटा होता है उसमें सिर्फ वन वे का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेकर आनी है, न्यूट्रिएंट्स को लेकर आना है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना है, कैरी टू फीटस, फीटस तक लेकर आना है। ठीक है, बट वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फीटस, फीटस से उसको क्या करना है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लेकर जाना है। तो इसका वन नो, इज द प्लेसेंटल टिश्यू, सबसे पहले आंसर है नो, और क्यों ये भी बता दिया है क्यों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थ्रोपॉड एंड मॉलस्का हैव अ कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन व्हाइल ह्यूमन बीइंग हैव आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। ये हमें पता है। ठीक है, हाउ डू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कौन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन है ना, कौन है, हीमोग्लोबिन। और ये क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन। कैसे हेल्प करता है ये रेस्पिरेशन में, ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर आता है। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट। वाई डू मल्टी सेलुलर एनिमल्स नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों जरूरत है मल्टी सेलुलर एनिमल्स को, इसका आंसर भी एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी की लाइंस के बीच में वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यही कि जो एनिमल्स हैं, सबसे पहले मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था यही चीज़ बताई थी। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको सिर्फ डिफ्यूजन उनके लिए क्या नहीं है, इनफ नहीं है, इसलिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहला पैराग्राफ यही पढ़ाया था। ठीक है ना, तो अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग हर चीज़ कवर कर लेंगे। लेक्चर देखिए, क्लासेस करिए। ठीक है, चलिए सिर्फ एक ही लेक्चर आपको पूरा चैप्टर कवर कर देगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सपना सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन ड्यू टू विच हर एवरेज ब्लड शुगर लेवल इज 774 मिलीग्राम पर DL।
द एवरेज ब्लड शुगर लेवल इज अ हेल्दी एडल्ट में कितना होता है 140 mg/dl. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कॉज ऑफ सपनास कंडीशन. क्या हो सकता है बताइए. ग्लूकोज लेवल कब बढ़ता है. इंसुलिन का रोल प्ले हो इसमें. कब बढ़ेगा जब इंसुलिन कम होगा बॉडी के अंदर तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा. तो आंसर क्या होगा इंसुलिन का इनसफिशिएंट प्रोडक्शन. क्लियर. चलिए ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स सेल elongation एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है. इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ lateral buds which are present at nodes where leaves attached to the stem. As long as sufficient toxin is produced by apical meristem, the lateral buds remain dormant. ठीक है. Gardener wants the plant in the hedge that he is growing to become bushier with more branches. Which of the following? इसका क्या मतलब है. जो ऑक्सिन का प्लांट है सॉरी जो ऑक्सिन हार्मोन है वो प्लांट की टिप्स पर ग्रो करता है यहाँ पर. ठीक है. और जो लेटरल बर्ड होती हैं वहाँ से लीव्स ग्रो करती हैं. बट जब लीव्स जो लेटरल बर्ड है वो ऑक्सिन के प्रेजेंट में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती. जो फार्मर है वो क्या चाहता है कि जो प्लांट है उस पर ज़्यादा लीव्स हैं तो वो क्या करता है ऑक्सिन को हटा देता है. ठीक है. दोस्तों क्या करना चाहिए. ऑफ कोर्स क्वेश्चन स्प्रे वाटर ऑन द टिप्स ऑफ स्टेम नहीं. डिग अराउंड द प्लांट रूट बिल्कुल भी नहीं. ट्रिम द हेज बाय कटिंग ऑफ द टिप्स ऑफ द स्टेम बिल्कुल ऑक्सिन को हटा देना चाहिए. ठीक है ना. तो उसका जो टॉप है जहाँ पे ऑक्सिन ग्रो करता है उसको काट देगा तो इजीली जो बर्ड्स हैं लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रो करने. रिमूव ऑल द वीड्स दैट ग्रो अराउंड द हेज नहीं. ठीक है. चलिए इजी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. शो इन द फिगर ब्लो इज अ प्लांट इन विच ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट पार्ट एक्स ऑफ द प्लांट. गीता टुक द पॉटेड प्लांट एंड कट ऑफ पार्ट एक्स. ये वाला पार्ट उसने कट कर दिया है. आगे क्या होगा. शी देन टुक द प्लांट एंड केप्ट इट नियर अ विंडो. सनलाइट ऑब्जर्व इट आफ्टर 7 days. तो क्या होगा अगर वो इस पार्ट को जहाँ पर ऑक्सिन है उस पार्ट को अगर वो कट कर दे. ऑक्सिन किस चीज़ में हेल्प करता है सेल की इलॉन्गेशन में. ठीक है. तो क्या होगा प्लांट वाई ग्रो एंड बेंड टूवर्ड्स द विंडो बिल्कुल भी नहीं. ऑक्सिन तो है ही नहीं. प्लांट जेड स्टार्टेड अपवर्ड एंड बिल्कुल नहीं कोई मतलब नहीं है. प्लांट वाई डिड नॉट ग्रो एट ऑल. यस ये ग्रो ही नहीं करेगा तो आंसर है इसका 3. ठीक है. समझ गए क्यों. क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है. जब ऑक्सीजन ही हटा दिया गया है तो प्लांट ग्रो करना बंद कर देगा. नेक्स्ट ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्लांट एंश्योर्स दैट द pollen grain from a species germinate on the stigma of the same species. Which of the following ensure this. अच्छा पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है. जो pollen grain होता है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है. बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ये इंपॉर्टेंट है कि जो pollen grain आते हैं स्टिग्मा पर सॉरी जो पॉलन ग्रेन आते हैं वो स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता. हर एक पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता. ज़रूरी नहीं कि जो पॉलन ग्रेन आएगा वो ग्रो ही करेगा. कुछ ही पॉलन ग्रेन वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं जो उसके लिए बने हैं. ठीक है. वो उसको कैसे पता चलता है कि ये पॉलन ग्रेन ग्रो करना चाहिए. वही होता है कीमोट्रॉफिज्म. ये हमने पढ़ा है ना. ये हम कहाँ पढ़ते हैं चैप्टर में पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. क्लियर. तो किसके थ्रू करता है कीमोट्रॉफिज्म. मतलब केमिकल्स होते हैं उसके अंदर ऐसे जो उसको पहचान पाते हैं कि ये पॉलन ग्रेन मेरे लिए सही है या गलत है. क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. ये है क्वेश्चन 5. मेटामॉर्फिज्म इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फिजिकली डेवलप आफ्टर बर्थ और हैचिंग. ये क्या है मेटामॉर्फिज्म है. इन्वॉल्विंग अ कंस्पिशियस एंड रिलेटिवली एब्रप्ट चेंज इन द एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर थ्रू सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. सम इंसेक्ट्स फिश एम्फीबियंस मॉलस्क क्रस्टेशियन अदर ग्रुप अंडरगो metamorphosis which often accompanied by a change of nutrition source or behavior. Diagram given below show such metamorphosis in butterflies. ये लाइफ साइकिल है. ठीक है. किसकी एक बटरफ्लाई की. What are the chemicals that control such developmental changes in butterflies body structure called. अब देखिए एग है. एग से लार्वा बना फिर आगे की स्टेज और एडल्ट आ गया. ठीक है. तो कौन सी चीज़ है कौन सा केमिकल है जो इन सब चीज़ों को चेंज कराने में हेल्प कर रहा है. बताइए क्या है. हार्मोन्स है ना. ऑफ कोर्स क्या चीज़ है जो बॉडी को ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हैं. हार्मोन्स. क्लियर. तो इसका आंसर है हार्मोन्स. नेम वन डेवलपमेंटल चेंज अदर देन एक्सटर्नल चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर इन अ ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल. मतलब जब हार्मोनल चेंजेस होता है तो बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं फीमेल में ये पूछना चाह रहा है. वो क्या चेंजेस आते हैं बताइए फीमेल की बॉडी में.
मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बॉडी के अंदर पूछे हैं उसने, ऊपर नहीं पूछे, एक्सटर्नल चेंजेस नहीं पूछे। ये मत बताने लग जाना कि बॉडी पे हेयर ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये सब नहीं पूछ रहा है। उसने कहा इंटरनल चेंज बताओ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है जब हार्मोनल चेंज आना स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द लार्वल एंड एडल्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई शोन अबव। अच्छा, इसमें और इसमें क्या चेंज होगा बताइए, क्या चेंज हो सकता है? जेनेटिक चेंज पूछ रहा है, फिजिकल चेंज नहीं पूछ रहा वो। फिजिकल अपीयरेंस मतलब बताना, ये इसका कलर ये बड़ी हो गई है इसके, ठीक है ना, जो भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं व्हाटएवर, तो हमें जेनेटिक चेंजेस बताने हैं। जेनेटिक चेंजेस का क्या मतलब है? क्या इसके जीन्स और इसके जीन में कोई डिफरेंस होगा? नो, देयर इज नो चेंज, बिल्कुल भी नहीं, है ना। जब आप बच्चे होते हैं, जो जीन्स आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलते हैं वही आपके पास पूरी लाइफ रहते हैं। ये तो है नहीं आप बच्चे हैं तो जीन्स अलग हैं और जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो जीन्स अलग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जेनेटिक चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एडल्टनेस आती जाती है, वो सेम ही रहते हैं। तो इसलिए देयर विल नो चेंज, ठीक। चलिए क्वेश्चन 6, एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रेस हार्मोन आर रिलीज्ड इन ह्यूमंस एज एन इक्विवेलेंट व्हिच हार्मोन इज मोस्ट लाइकली टू बी रिलीज्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन प्लांट्स। कौन सा बताइए, खुद सोचिए, कौन सा स्ट्रेस हार्मोन था? हमने पढ़ा था एब्सिसिक एसिड, है ना। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, उसके अपोजिटली काम करता है। क्लियर? देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ प्लांट हार्मोन बीइंग फाउंड इन एनिमल बॉडीज इवन व्हेन दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल। तो जो प्लांट हार्मोन है वो एनिमल की बॉडी में मिलते हैं। तो कॉमन पाथवे ऑफ एंट्री ऑफ सच हार्मोन इन एनिमल, खुद ही बताइए क्या है? फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, उसी के थ्रू क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में प्लांट हार्मोन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन प्लांट हार्मोन दैट कंट्रोल्स डायरेक्शनल ग्रोथ। क्या है इसका आंसर? सिंपल, बिल्कुल, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है? डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ नंबर ऑफ स्टिमुलाई। मेंशन वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ एनिमल ग्रोथ हार्मोन एंड प्लांट। क्वेश्चन में ही आंसर बता रहा है, ठीक है ना, क्या कि जो प्लांट हार्मोन है वो स्टिमुलाई के थ्रू क्या करते हैं? कंट्रोल होता है। तो क्या एनिमल हार्मोन भी स्टिमुलाई के थ्रू कंट्रोल होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसा थोड़ी है कि हम स्टिमुलाई के डायरेक्शन में ग्रो करने लगेंगे, हमारा हाथ स्टिमुलाई के डायरेक्शन में जा रहा है, पता चल रहा है, पैर कहीं और जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो जहाँ ग्रो करने होते हैं वहीं पे ग्रो करते हैं, स्टिमुलाई पर उसका कोई असर नहीं होता। तो यही है इसका डिफरेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आंसर दिया है इनफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला सॉ अ स्नेक एंड इंस्टेंटली जंप्ड बैक, शी देन स्लोली मूव्ड अवे फ्रॉम द स्नेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्शंस इंस्टेंटली जंपिंग एंड वॉकिंग अवे। ये बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंस्टेंट होने वाला इनवॉलेंटरी एक्शन है, और फिर उसने क्या किया? वॉक किया, मतलब थोड़ी देर रुकी, सोचा, ये वॉलेंटरी एक्शन है। कौन सा एक्शन है ये? वॉलेंटरी एक्शन है। चलिए नेक्स्ट, हेमा bought some unripened tomatoes and left half of them in a brown paper bag and the other half in an open tray। उसने कुछ पोटैटो लिए, कुछ पेपर में बैग में रैप करके रख दिए और कुछ ओपनली ट्रे के अंदर रखे हैं। After 2 days, she noticed that the tomatoes in the paper bag had ripened, but some ones in open tray had not। जो पेपर बैग के अंदर थे वो पक चुके हैं, बट जो ओपनली रखे थे वो नहीं पके हैं, ऐसा क्यों है बताइए? What hormone facilitated the ripening of tomato? ये हार्मोन होता है इथाइलिन। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पढ़ाया नहीं गया है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें आप। जो इथाइलिन हार्मोन है गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है। कैसा हार्मोन होता है? दिस इज अ गैसियस हार्मोन। और ये राइपन, जो फ्रूट्स होते हैं या स्पेशली फ्रूट्स को क्या करता है? राइपनिंग में ये हेल्प करता है, इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। राइपनिंग हार्मोन भी है ये। व्हाई डज द टोमेटोज इन द पेपर बैग राइपन फास्टर? अब खुद सोचिए, अगर किसी गैस को किसी चीज़ के अंदर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो बाहर निकलेगी? नहीं, क्योंकि इथाइलिन को पेपर बैग के अंदर बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो एक गैसियस हार्मोन है। तो गैस क्या होगी? अंदर ही रह जाएगी और उसको राइपिंग जल्दी हो जाएगी, राइपनिंग में क्या हो जाएगा? जो उसका प्रोसेस है जल्दी होगा, ठीक है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इथाइलिन गैसियस हार्मोन है
और वो पेपर बैग के अंदर बंद कर दिया है, तो इथाइलिन क्या करेगा, जल्दी उसको राइप कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While on a roller coaster ride, Aditya noticed an increase in his heartbeat and his beating. Which hormone is responsible? इसका आंसर भी बताना पड़ेगा मुझे ना, इजी है ये, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, अगर आपने मेरी क्लासेस की हैं तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, और इजीली आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डू नॉट ऑलवेज प्रमोट ग्रोथ। कौन सा एग्जाम्पल है इसका, बताइए। एब्सिसिक एसिड हम पढ़कर आए हैं, है ना। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता ग्रोथ को। साइट वन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट मेंशन एक्शन ऑफ द सेम। क्या करता है ये सेनिसेंस कराता है। क्या कराता है, सेनिसेंस, मतलब प्लांट को जल्दी बूढ़ा होने में हेल्प करता है, ठीक है, सेनिसेंस कराता है ये, क्लियर, और सपोर्ट नहीं करता प्लांट की ग्रोथ में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर अब हम पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन रीजन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे कॉपर टी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड कॉपर टी अलग अलग चीजें हैं दोनों, डू नॉट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। बिल्कुल सही, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट नहीं करता है। रीजन, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ट्रांसमिट होती हैं कॉन्टेक्ट से, तो यस ये भी ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर है इसका ए। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विच पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सिंपल, एस, ठीक है, ये रहा टेस्टिस। चलिए नेक्स्ट, the biological sex of an individual only depends on the sperm cell. Is the above statement true or false? Justify your answer. ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल इट इज ट्रू, है ना। स्पर्म सेल ही क्या करती है, इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करती है, क्योंकि उसके पास कौन कौन से क्रोमोसोम है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है। चलिए, इन द डायग्राम बिलो, ये in the diagram below each labeled region P to W represent a certain combination of reproductive process found in an animal. Each labeled region is characterized by the different circle that it is a part of. हमें बताना है, ये एक डायग्राम गिवन है और इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन बताने हैं। देखिए पहले समझ लीजिए क्या है, जैसे ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे PQRS दिया है। अब ये जो P है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ P के सर्किल में ही कवर है, सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के सर्किल में ही आ रहा है, अंडर आ रहा है। अब जैसे एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द मदर बॉडी, T इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को, बट जो S है ये देखिए इस वाले सर्किल के अंडर भी है, इस वाले सर्किल के अंडर भी है, तो ये दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझना इंपॉर्टेंट है डायग्राम, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब R देखिए तीनों सर्किल के अंडर है, इसके भी अंडर में है, इसके भी अंडर में है, इसके भी अंडर में है, तो ये तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए समझना क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेम एनी वन एनिमल हुज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय रीजन P। ऐसा एनिमल का नाम बताइए जो P रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। P का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ऐसे कौन से एनिमल है जिनमें सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है बॉडी के इनसाइड में, बट मतलब जो अब क्या करेंगे आगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा या फिर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बॉडी के अंदर ग्रो नहीं करेगा, बॉडी के बाहर ग्रो करेगा। जैसे कौन से ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं, कौन से होते हैं, ओवीपेरस कौन होते हैं, जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म है, जैसे हैन हो गई, है ना। तो इसका क्या आंसर है, ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म इसका आंसर है। क्या आंसर है, ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म। और उसने अगर नाम भी पूछा है तो एग्जाम्पल में है लिख सकते हैं हम लोग, जो अंडे देते हैं, पीजन हो गए, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पीसीज ऑफ फिश कॉल्ड गपीज गिवन बिलो। गपी एक फिश है, ठीक है। गपीज क्या करती हैं, लाइफ बियरिंग फिश हैं विद अ गेस्टेशन पीरियड ऑफ 21 से 30 डेज। Once inseminated, female guppies can store sperm in their ovaries, which can continue to fertilize ova up to 8 months, meaning the female mate can give birth to the male of offspring long after the male death। ठीक है,
ये कह रहा है जो फीमेल है वो क्या करती है, स्पर्म को स्टोर कर लेती है अपनी ओवरीज में अप टू 8 मंथ्स तक, और उसके बाद भी वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन विच लेबल्ड रीजन कैन गपीज बिलोंग टू। देखिए क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और क्या क्या दिया है उसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्ब्रियो इनसाइड बॉडी डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम दी मदर बॉडी, अगर बॉडी के अंदर डेवलप होगा तो न्यूट्रिशन भी जाहिर सी बात है ले ही रहा होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऐसा अल्फाबेट जो तीनों के सर्कल के अंदर आता हो वो है आर, तो इसका आंसर क्या होगा आर, विच इज कमिंग अंडर ऑल दी 3 सर्कल्स, ठीक है। What additional information is required to identify the labeled region in the diagram that guppies actually belong to? अभी मैंने क्या बताया, किस चीज़ में डाउट हो सकता है, ये डाउट हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन ले रहा है या नहीं, तो हमें अगर ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती कि वो न्यूट्रिशन ले रहा है या नहीं तो हम आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली बता पाते कि आर इसका आंसर है, ठीक है। तो एम्ब्रियोज गेट न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द मदर बॉडी, यही हमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी जरूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर किया जाता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग अ ह्यूमन एग एंड स्पर्म आउटसाइड अ वुमेन्स बॉडी इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ायगोट इज अलाउड टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो फॉर 2 to 8 days, 2 to 6 days, 8 days, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसका ये मतलब है जब फर्टिलाइजेशन तो बाहर होता है बट जो जायगोट है वो बॉडी के अंदर डेवलप होता है। द एम्ब्रियो इज देन इम्प्लांटेड इन द वुमन यूट्रस वेयर इट डेवलप्स नॉर्मली फिर पूरा प्रोसेस होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। आगे क्वेश्चन है, लेबल्ड रीजन इन द डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट रिप्रोडक्शन वाया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ईजी, अब तो आप बता ही देंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला छोड़ दीजिए, ये वाला प्रोसेस ये नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे। तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है, देखिए कौन सा है, जो ये वाले रीजन को, ये वाला सर्किल जिसके अंदर नहीं आ रहा है, ये है यू, यू इसके अंदर भी आ रहा है, यू इसके अंदर भी आ रहा है, बस इसके अंदर नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा इसका, यू इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, tomatoes have bisexual flower. Bindu carries out the following step carefully to cross pollinate the flower of plant X and Y. ठीक है, तो she removes a part of flower of tomato plant X just before the flower blooms. She manually pollinates the flower of tomato plant X using pollen from the flowers of tomato plant Y. She ties a small plastic bag around the pollinated flower of tomato X. The plastic bag are removed after a couple of days. ये कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, बैगिंग की बात हो रही है यहाँ पर। बैगिंग क्या होता है, ये हो रही है मैस्कुलेशन की बात। ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ऐसा प्रोसेस जब हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, मतलब जो पॉलिन ग्रेन हम चाहते हैं वही पॉलिन ग्रेन प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, विच इज़ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ठीक है। तो अगर हम चाहें अपनी मर्जी के पॉलिन ग्रेन वहाँ पर लैंड कराएंगे, उसके बाद उसको कवर कर देंगे, किस चीज़ को, फीमेल को, ठीक है, तो फीमेल को कवर कर देंगे। ये इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है जब एक ऐसा फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, सॉरी, ऐसा प्लांट जो बाइसेक्सुअल है, प्लांट की बात नहीं हो रही एक्चुअल में, फ्लावर की बात हो रही है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, फीमेल होती है और मेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं, तो हम मेल को हटा देते हैं ताकि जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल के ऊपर जाके लैंड ना करे, पॉलिनेशन ना हो, और अपनी मर्जी के पॉलन ग्रेन हम वहाँ पे लैंड करा सके, उसी प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु कैरीड आउट स्टेप 1 एज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, विच पार्ट डिड शी रिमूव, ऑफ कोर्स स्टेमन, मेल पार्ट को हटा देगी, ठीक है ना, क्लियर। प्लांट प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, हमें पता है व्हाट कुड बी द बिगेस्ट डिसएडवांटेज बतानी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, क्या होगी, वेरिएशन से नहीं आएगा, इतने अच्छे से पढ़ा है सब कुछ, ठीक है ना, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को, आप जाके लेक्चर देखिए,
वो वाला चैप्टर खत्म करिए, ये सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? व्हाट कुड बी द बिगेस्ट डिसएडवांटेज? क्या डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की? वेरिएशन नहीं आएंगे, और वेरिएशन नहीं आएंगे, जो डिसीज एक प्लांट में होगी वही डिसीज सारे प्लांट में होंगी, जिसकी वजह से उनका मरना बहुत ईजी हो जाएगा। सारे ही प्लांट मर जाएंगे एक की वजह से। क्लियर? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, जीन बिल्कुल सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अ फार्मर बॉट सम स्ट्रॉबेरी एंड लाइक द टेस्ट। फार्मर ने क्या किया? एक स्ट्रॉबेरी लेकर आया, उसको उसका टेस्ट अच्छा लगा। ही डिसाइड टू ग्रो हिज ओन स्ट्रॉबेरीज दैट शुड हैव द सेम टेस्ट। उसने तो क्या करेगा? वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। कौन सा मेथड यूज करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में? स्ट्रॉबेरी के लिए रनर मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको भी पता है, लेयरिंग होता है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी ग्रो करने के लिए किया जाता है वो होता है रनर। ठीक है, रनर में क्या होता है, जो उसकी जो स्ट्रॉबेरी होती है वो क्या करती है? जमीन के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, क्लियर? सॉइल के ऊपर ग्रो करती है। वाई वुड द फार्मर चूज दिस मेथड? यही मेथड क्यों चूज किया उसने? क्योंकि ये क्या होता है? इजीली ग्रो करता है स्ट्रॉबेरीज को। इट कैन मतलब जल्दी, बहुत जल्दी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, लेस टाइम लेता है, इजीली स्ट्रॉबेरीज को ग्रो करता है, इसलिए उसने यही मेथड चूज किया। नेक्स्ट क्या है? What would be the two most likely reason for unicellular organism to reproduce only through asexual reproduction? जो यूनिसेल्युलर कौन होते हैं? एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों प्रायोरिटाइज किया है? क्यों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते? सिंपल बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है? दे डू नॉट हैव सेक्स सेल्स। दे डू नॉट हैव सेक्स सेल्स और गैमेट्स, है ना? और सॉरी, दे डू नॉट हैव सेक्स सेल्स एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ना ही उनके पास सेक्स सेल्स है, सेक्स सेल्स, गैमेट्स, और ना ही उनके पास सेक्सुअल ऑर्गन्स है। और क्या बताना है हमें? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, दे डू नॉट हैव they do not have that much energy present in their body। क्लियर? तो उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती यहाँ पे यूज करने के लिए। क्लियर? तो ये इसके दो रीजंस हैं। क्वेश्चन 11 पे आ जाइए। प्लेनेरिया कैन रिजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नियोब्लास्ट। प्लेनेरिया क्या है? रिजनरेट करते हैं, जिनको न्यूब्लास्ट सेल के थ्रू वो रिजनरेट करते हैं। These specialized cells multiply and make a large mass of cell from which different cell undergo changes to become different types of cells and tissue। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना। न्यूब्लास्ट सेल कौन सी सेल है? न्यूब्लास्ट सेल के थ्रू प्लेनेरिया रिप्रेजेंट क्या करते हैं? रिजनरेशन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी सेल? नियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, आगे, इन प्लांट इन विच टाइप ऑफ टिश्यू आर सेल दैट हैव अ फंक्शन सिमिलर टू नियोब्लास्ट फाउंड। बताओ कौन सी सेल्स होती हैं प्लांट में जो ग्रो ही करती रहती हैं बिना रुके? कौन सी सेल होती हैं? बिल्कुल सही, कौन सी? मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ डू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेनेरियम फॉर्म्ड बाय रिजनरेशन कंपेयर विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरिजिनल प्लेनेरियम? जस्टिफाई योर आंसर। क्या पूछ रहा है वो? जो प्लेनेरिया है उसकी हाउ डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेनेरियम फॉर्म्ड बाय द रिजनरेशन कंपेयर विद द कैरेक्टरिस्टिक टू द। बिल्कुल सेम रहेगा ना, कुछ अलग थोड़ी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आता, इसलिए जो प्लेनेरिया बनेगा वो भी कैसा बनेगा? पेरेंटल प्लेनेरिया जैसा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the early part of 19th century, the common form of Biston butyllaria called typica had a peppered appearance। कहाँ की बात हो रही है? ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है। एक कौन है? बिस्टॉन बुटिलेरिया। ठीक है, ये क्या है? एक मॉथ है। ठीक है, कौन है ये? मॉथ है। Its wings were flecked with black and white and it was well camouflaged in its favorite resting place, the pale and lichen covered barks of trees in rural England। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात हो रही है। A dark or melanistic form of a moth called Carbonaria
was first recorded in 1848 and presumably has existed in very small numbers before then. इसका क्या मतलब है, जो ब्लैक वाली मौत थी उससे पहले वो कम मिलती थी और अब 1848 में जब रिकॉर्ड किया गया वो पहले से ज़्यादा है. बट बाय द मिडल ऑफ द 20th century the melanistic form of the moth had come to represent over 95% of the visited medullary population. कितनी हो गई, 95% हो गई थी. जब क्या हुआ, मैनचेस्टर और लिवरपूल में कौन आया, इंडस्ट्रियल फेज आया. ठीक है, दिस इज अमंग द मोस्ट रैपिड ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इवोल्यूशनरी चेंजेस. Why was there such a dramatic change in fortunes of the Pepper typica and the melanistic carbonica? ठीक है, पेपर टिपिका कैसे कलर की थी, वाइट कलर की थी. मेलानिस्टिक कार्बोनिका ब्लैक कलर की थी. विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, सूद कम टू कवर द बार्क्स ऑफ द ट्रीज. मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो ट्री की बार्क थी वो कैसी हो गई, ब्लैक होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से एंड ऑल्सो किल द लाइकेंस, जिसकी वजह से लाइकेंस कौन होते हैं, लाइकेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता. तो उसने लाइकेन को भी किल कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया है. नाउ द मेलानिस्टिक फॉर्म वॉज बेटर camouflaged on the dark bark while the peppered form because become increasingly less camouflaged and hence more easily detected and eaten by birds. अब जो व्हाइट वाली थी वो camouflage नहीं हो पा रही थी. camouflage का क्या मतलब होता है, camouflage का मतलब होता है जो पीछे का बैकग्राउंड है और जो एनिमल है वो अपने आप को उसमें बिल्कुल छुपा लेता है. वैसे ही अगर वो सेम कलर का होगा तो ईजिली नहीं दिख पाएगा और प्रेडेटर उसको नहीं खा पाएंगे. तो जब ब्लैक कलर की बार्क हो गई थी तो ब्लैक वाला मॉथ ईजिली अपने आप को camouflage कर पा रहा था रेदर देन वाइट वाला, और वाइट वाले को प्रेडेटर्स खा जा रहे थे. ठीक है, आगे देखिए. while the peppered form becomes increasingly less camouflaged and hence more easily detected and eaten by birds, the birds which had kept the melanistic form at a very low frequency before industrialization now concentrated their attention on the peppered form. नेचुरल सिलेक्शन इसी को कहते हैं. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन नेचर जिसको सिलेक्ट करना चाहे. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, जो मॉथ ब्लैक कलर के थे. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बर्ड प्रिडेशन फेवर्ड द पेपर्ड फॉर्म अर्लियर एंड द मेलानिस्टिक फॉर्म लेटर. क्लियर. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है. वेयर डिड द वेरिएशन इन द अपीयरेंस ऑफ मोथ मोस्ट लाइकली कम फ्रॉम. अपीयरेंस में वेरिएशन आना कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ होगा. मोथ चेंज देयर अपीयरेंस बेस्ड ऑन व्हाट वाज गुड फॉर देयर सर्वाइवल. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर ऐसा होता तो हर कोई सर्वाइव कर पाता. ठीक है ना. The environment caused genetic changes in moth making them look different. नहीं, genetic changes नहीं आए. Random genetic changes and different combination of genes arising at the time of reproduction led to the differing appearance. Environment की वजह से genetic change बिल्कुल भी नहीं आ सकता. Reproduction के टाइम पर genetic change आया, random genetic change आया, जिसकी वजह से सडनली जो पॉपुलेशन थी वो कैसी हो गई, ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन आ गई. मतलब मेलानिस्टिक कार्बोनिका की पॉपुलेशन बढ़ गई. ठीक है, चलिए ये था इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम अ मॉथ टू इट्स ऑफस्प्रिंग. अब मॉथ क्या पास करेगा अपने ऑफस्प्रिंग्स को, स्ट्रेटेजी तो पास नहीं करेगा बिल्कुल भी, है ना. द स्ट्रेटेजी द पेरेंट मॉथ लर्न्स, बिल्कुल नहीं. द न्यूअर पैटर्न प्रोड्यूस ऑन द विंग्स ड्यू टू, बिल्कुल जेनेटिक चेंज जिसकी वजह से जो न्यूअर पैटर्न बना है उसको पास करेगा. जीन्स पास होंगे ना जनरेशन टू जनरेशन, स्ट्रेटेजी थोड़ी पास होती हैं. ठीक है, क्लियर. चलिए. इन 1956 strict anti-pollution laws were enacted in England which led to countryside becoming relatively less polluted and free of smoke. One of the following was observed in 20 years from this event is believed to be linked to this event. Which one could it be? क्या होगा बताइए. अगर 1956 में क्या हुआ, जब एंटी पॉल्यूशन लॉ लेकर आया गया which led to the countryside become relatively less polluted. अब लेस पॉल्यूशन हुआ है और स्मोक फ्री हुआ है, तो वो अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग 20 ईयर मतलब 20 सालों में क्या चेंजेस देखने को मिले हमें, क्या होगा. वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑब्जर्व्ड इन 20 years फ्रॉम दिस इवेंट एंड इज बिलीव्ड टू बी लिंक्ड टू दिस इवेंट. व्हिच कुड इट बी. बताइए. नंबर ऑफ मेलानिस्टिक फॉर्म ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, या फिर नंबर ऑफ मेलानिस्टिक फॉर्म इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मेलानिस्टिक एंड पेपर्ड फॉर्म इवॉल्व इनटू अ सिंगल न्यू फॉर्म, या मेलानिस्टिक एंड पेपर्ड फॉर्म बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द कंट्री साइड. तो क्या होगा, तो जो नंबर है मेलानिस्टिक फॉर्म की वो ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि
इंग्लैंड में जो एंटी पॉल्यूशन लॉ लाया गया है, जिसकी वजह से जो बार्क थी ब्लैक हो गई थी, अब वो पॉल्यूशन कम हो गया है। पॉल्यूशन कम होने की वजह से जो मेलानिस्टिक फॉर्म है वो कैमोफ्लेज नहीं कर पाएगी अपने आप को और ड्रॉप्ड हो जाएगी। जैसे वाइट वाले ड्रॉप्ड हुए थे ना सडनली पॉल्यूशन होने की वजह से, अब ये ब्लैक वाले ड्रॉप्ड होंगे सडनली पॉल्यूशन कम होने की वजह से। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली समराइजेज द गिवन ऑब्जर्वेशन इन द पैसेज में हमने क्या पढ़ा है हमें बताना है। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्ड मॉथ्स चेंज देयर अपीयरेंस टू बिकम मेलानिस्टिक मॉथ सो दैट दे कुड सर्वाइव। The predator birds helps in controlling the number of any given type of moth so that neither one gets an undue advantage of survival. Different types of moth had to continuously make efforts to develop themselves in order to survive in the changing. Yes, हमें क्या पता चला है यहाँ पर, जो अलग अलग टाइप के मॉथ हैं वो कंटिन्यूसली एफर्ट किए जा रहे हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हुआ? अटैच्ड ईयर लोब्स इन ह्यूमंस, मैंने कहा था ना ईयर लोब से क्वेश्चन पूछता है। देखिए ईयर लोब से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अटैच्ड ईयर लोब्स इन ह्यूमन इज एन इनहेरिटेड कंडीशन। द एलील फॉर अटैच्ड ईयर लोब इज रेसेसिव। रेसेसिव एलील है। रेसेसिव एलील का क्या मतलब है, यहाँ पर जो एलील होगा वो दोनों का कैसा मान के चलिए, ईयर लोब का स्मॉल ई। ठीक है, ये है रेसेसिव एलील। जब चांसेस ऑफ पेरेंट्स बोथ हैविंग अटैच्ड ईयर लोब, दोनों ही पेरेंट के अटैच्ड ईयर लोब है, दोनों के पास रेसेसिव जीन है, तो to have a child with attached earlobe, what are the chances of parents both having attached earlobe to have a child with? तो जब दोनों पेरेंट्स के अटैच्ड ईयरलोब है तो चाइल्ड के पास भी 100% क्या होगा, अटैच्ड ईयरलोब होंगे। तो चांसेस कितने होंगे, 100%। तो आंसर क्या है इसका, डी आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन वन वैरायटी ऑफ पी प्लांट हैविंग पोड्स दैट आर फुल capital F and having pod that are constructed small f. Percentage of heterozygous offspring in F1 generation. देखिए कैपिटल F और स्मॉल f को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी कैपिटल F और स्मॉल f, जो कि 100% चांसेस हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन की। तो परसेंटेज क्या होगी हेट्रोजाइगस कंडीशन की, 100%। ये तो हम कहाँ पर भी देखते हैं, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं उसी की बात हो रही है। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन है, evolution in living organism can be understood by studying the characteristic of different species. These characteristics can be different or similar based on their ancestors. Given below are pictures of set P and Q of organs different species. Each set is grouped based on evolution of these organs. देखिए ये आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं बिल्कुल, है ना। तो ये कैसे ऑर्गन है, ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, क्योंकि ये सेम दिख रहे हैं, सेम ऑरिजिन के हैं। बट ये दोनों अलग हैं और दोनों ही क्या है, ये क्या है, दोनों के फ्लिपर्स हैं। तो बैट के और बटरफ्लाई के दोनों का काम क्या है, उनको उड़ने में हेल्प करने का काम है, बट ये दिखने में सेम नहीं है। तो ये एनालॉगस ऑर्गन है क्योंकि इनका फंक्शन सेम है। ठीक है, समझ आया कुछ कैसे, क्लियर हुआ? चलिए ये मैंने बताया था होमोलोगस एनालॉगस कौन है। तो नेम द साइंटिफिक टर्म दैट डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन सेट पी एंड क्यू, ये तो हमने बता ही दिया है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, अब आप डिफरेंस होमोलोगस एनालॉगस के अंडर लिख सकते हैं अपने आप से, आपको पता चल गया है। एज अ पार्ट ऑफ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन ट्रेसिंग इवोल्यूशन एविडेंसेस, टू टर्म्स ऑफ क्लास 10 ड्रेस्ड अप एज द फॉलोइंग। टू टीम, दो टीम है क्लास 10 की, एक टीम पी टीम आर। वन पर्सन ईच ड्रेस्ड एज अ कैट एंड अ डॉल्फिन, कैट और डॉल्फिन टू शो द कैट्स लेग एंड अ डॉल्फिन फ्लिपर्स एज होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस का क्या मतलब है, सेम ऑरिजिन हो बट फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, बाकी टीम आर, वन पर्सन ईच ड्रेस एज एन इंसेक्ट एंड अ बर्ड टू शो द इंसेक्ट्स विंग्स एंड अ बर्ड्स विंग्स एज होमोलोगस ऑर्गन। फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए, बट देखिए यहाँ पर विंग्स का क्या फंक्शन होता है, उड़ने में हेल्प करना, तो क्या वो होमोलोगस ऑर्गन होंगे, बिल्कुल पहले तो यहीं पर गलत हो गए। बट जो कैट का लेग है और जो डॉल्फिन का फ्लिपर है, दोनों ही क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उनका फंक्शन सेम है, तो होमोलोगस ऑर्गन है ये दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। हमें क्या बताना है, होमोलोगस ऑर्गन का डेफिनेशन आप कर देंगे अब खुद से डिफाइन, क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, सेम ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन, विच ऑफ द टू टीम्स शुड विन द प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट। ऑफ कोर्स टीम पी जीतेगी क्योंकि उसका ठीक है ना। कौन सी टीम जीतेगी, टीम पी। इनकरेक्ट अबाउट द लूजिंग टीम रिप्रेजेंटेशन, इसने क्या गलत बताया है, इसने एनालॉगस ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन बता दिया है। ठीक है, डी पार्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम सच एनाटॉमिकल कनेक्शंस नेम टू अदर सोर्स ऑफ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन यूज्ड बाय अस। हम और क्या क्या एविडेंसेस यूज करते हैं, तो हम फॉसिल फ्यूल्स
का एविडेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। फॉसिस फ्यूज डीएनए, ये एविडेंसेस हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, पता लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, sex determination is an important developmental event in the life cycle of all sexually producing plant. Recent studies of sex determination in many plant species forms funds to maize have been fruitful in identifying the diversity of genetic and epigenetic factors that are involved in determining the sex of flower or individual. The above is an expert from an article by two scientists, Christiana Jerez and Joe N. Banks. What is the most likely genetic factor for sex determination in unisexual plant? प्लांट में क्या होता है जेनेटिक फैक्टर जो सेक्स को डिटरमाइन करता है? यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है वैसे ही क्रोमोसोम प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट है। सेकंड, एपिजेनेटिक फैक्टर। एपिजेनेटिक फैक्टर क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो जीन्स पर डिपेंड नहीं करते सेक्सुअल डिटर्मिनेशन के लिए। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, क्या होते हैं ऐसे? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने किसके लिए पढ़ा था? रेप्टाइल्स के लिए, है ना। रेप्टाइल्स में क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड होता है उनका सेक्स। नेक्स्ट देखिए, स्टेट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड एक्सप्लेन हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन वायलेट्स। अच्छा, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने जब हेरिडिटी चैप्टर पढ़ाया आपको पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था? जो पेयर ऑफ जीन है उसमें दो एलील होते हैं और एलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो जब भी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उसने पूछा है सेक्स डिटर्मिनेशन वायलेट कैसे करता है इस लॉ को। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पर, ना कि जीन या एलील पर। क्लियर? इसीलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जीन और एलील की बात ही नहीं करता, वो डायरेक्टली क्रोमोसोम की बात करता है। तो इसलिए ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से कहीं तक भी रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट है, विच पेरेंट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाई? फादर। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है ना, एक्स और वाई क्रोमोसोम वो क्या है? फादर के पास एक्स और वाई टाइप का क्रोमोसोम है, मदर के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए फादर रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ पी प्लांट दैट इज रिसेसिव फॉर प्लांट हाइट। इट्स जीनोटाइप इज स्मॉल टी एंड phenotype is dwarf. Assuming that the gene for plant height obeys the Mendel's law of inheritance, indicate the genotype and the phenotype of all the possible parent pair that could have dwarf offspring. तो हमें क्या बताना है? ठीक है, assuming that the gene for plant height obeys the Mendel's law of inheritance, indicate the genotype and phenotype of all the possible parent pair that could have dwarf. अच्छा, ओके। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे पेरेंट की कौन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ को ही प्रोड्यूस करें, हमें ये बताना है। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर हमें ड्वार्फ को ही प्रोड्यूस करना है, ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग को। तो दोनों ही पेरेंट के पास एक रेसेसिव जीन होना मैंडेटरी है। जैसे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? एक तो स्मॉल टी को ही क्रॉस कराइए, ये तो स्मॉल टी ही प्रोड्यूस करेगा ऑफ कोर्स। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराइए, है ना, ये भी क्या बना कर देगा? स्मॉल टी बना कर देगा। और क्या कर सकते हैं हम? एक हम कर सकते हैं कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीछे चलिए, ये तो था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एनी ऑफ द पेरेंट पेयर मेंशन्ड अबव परफॉर्म अ क्रॉस टू शो जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। चलिए एक क्रॉस करके दिखाना है हमें, कोई सा भी आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये कौन सा करूं? ये वाला करते हैं। चलिए ये तीनों कर दिखाता हूँ, तीनों ही करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा? दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों से ही क्या बनेगा? ये बनाएगा स्मॉल टी। तो ये क्या बनाएगा? ड्वार्फ बनाएगा 100%, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर हम प्यूरिटी स्क्वायर के थ्रू करते हैं, इजी लगेगा, ठीक है ना आप लोगों को। इसके लिए देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ क्या हुआ? 3 टॉल बने हैं और एक ड्वार्फ बना है। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला देखिए, इसमें क्या होगा? कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। कैपिटल टी
स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो टॉल और ड्वार्फ का क्या रेशो आया है? 1:1 आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या रेशो आया है? 1:1 आया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 tall pea plant are used to produce a progeny of 20 pea plants. The 2 parent plant have a genotype capital T and small t. How many short pea plant will be found in the progeny in F1 generation? चलिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी को हमें क्रॉस कराना है। क्या कराना है? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को हमें क्रॉस कराना है। चलिए यहीं पे कराते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे तो हमें बताना है ड्वार्फ बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हम क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या कहीं पर ड्वार्फ दिख रहा है आपको? ये भी टॉल बनाएंगे, ये भी टॉल बनाएंगे, सब टॉल बनाएंगे। तो ड्वार्फ की क्या परसेंटेज होगी? ड्वार्फ की परसेंटेज होगी हाउ मेनी शॉर्ट पी प्लांट? 0। कितना? 0 इसका है आंसर। क्लियर? चलिए, Coelacanth is a deep sea dwelling fish that was believed to be extinct 66 million years ago. Around the same time the dinosaur went extinct. However, in 1938 a specimen of a fish was discovered near the shores of South Africa. Scientists also believe that this fish may be the member of a species of fish that crawled onto land to evolve into animals with legs. Upon investigation of the specimen by marine biologists, certain feature of the fish was discovered. क्या क्या? Some of them are listed below. जैसे it has a paired lobe-shaped fins that moves in an alternating pattern similar to the limbs of a four-legged animal. Second, it has a lung in the body that carries exchange of gases through gills. Clear? ये एक फिश की बात हो रही है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है और उसके कुछ फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं। क्या क्या बताए हैं? एक तो बताया है लोब फिन्स जो क्या लगते हैं? लिम्स जैसे लगते हैं, और एक लंग्स की बात की है उन्होंने। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, the lobed fin of a fish and limbs of a terrestrial animal have similar structure but different function. What are such organ called? खुद ही बताएंगे अब आप ये, ठीक है ना? इतनी बार बताया homologous analogous organ. Next, vestigial organ in an organ that is carried forward to progeny by evolution but serve no specific purpose in the body of individual. What organ is the fish can be called a vestigial organ? Vestigial organ जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट किसी काम के नहीं होते, तो ऐसा ऑर्गन फिश में कौन था? गिल्स, लंग्स, सॉरी गिल्स नहीं लंग्स, है ना? फिश में जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के काम नहीं आते। नेक्स्ट, हाउ कैन साइंटिस्ट सो एक्यूरेटली डिटरमाइन द अपरेंट टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फिश? तो यहाँ पर क्या करते हैं साइंटिस्ट? पता लगाने के लिए कि वो कितनी पुरानी है, फिश की बात नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ चाहे वो प्लांट हो, कोई भी चीज़, फॉसिल फ्यूल्स जो हमें मिलते हैं उसको पता लगाने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो कार्बन डेटिंग करते हैं। ठीक है, उसकी एज पता चल जाती है कार्बन डेटिंग के थ्रू। Plant that reproduce through asexual reproduction give rise to similar and not identical offspring. What could be the most likely reason for the above statement to be true? बताइए। Similar and identical, not identical offspring. अच्छा, ये NCERT की लाइन बहुत जोर देकर मैंने पढ़ाई थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बताते हुए पढ़ाई थी कि ये लाइन जिसमें लिखा था गिव राइज टू सिमिलर एंड नॉट आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जब आप ये चैप्टर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। बिकॉज जो सेल होती हैं वहाँ पर म्यूटेशन होता है। ठीक है, म्यूटेशन होने की वजह से कुछ कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ ही वेरिएशन आते हैं, इसलिए वहाँ पर सिमिलर सेल नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होता ही है, वहाँ तो वेरिएशंस आते ही हैं, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ भी जब सेल रिप्रोड्यूस करती है तो जो डीएनए है वो म्यूटेट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है हमें, इसलिए वहाँ सिमिलर एंड नॉट आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, पी प्लांट कैन हैव ग्रीन और येलो सीड्स. One of the phenotype shows dominance over the other. A farmer decides to pollinate a flower of a plant with green seeds using pollen from a flower of a plant with yellow seeds. The resulting pod has all green seeds. Question क्या है? What should be the genotype of the parent plant to give green and yellow seeds in equal proportion? बताइए, equal proportion के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
जहाँ पर येलो और ग्रीन सीड्स दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में आए, 50-50%। देखिए पीछे चल के देखते हैं, ये बताया था मैंने। यहाँ ये वाला जो क्रॉस था, यहाँ टॉल और ड्वार्फ है ना, तो जो टॉल होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, जो ड्वार्फ होगा वो रेसेसिव कंडीशन में होगा। तो 50% और 50% कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। क्लियर? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन वाला है कैपिटल जी स्मॉल जी को रेसेसिव के साथ हम क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर 1:1 देखने को मिलेगा ग्रीन और येलो सीड्स का। क्लियर? चलिए, व्हाट शुड बी द, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो चुका है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द फार्मर क्रॉसेस टू हेट्रोजाइगस ग्रीन सीडेड प्लांट and obtain 100 plants in the F1 generation. What would be the number of green and yellow seeds respectively in the F1 generation? तो कराइए, दो हेट्रोजाइगस का क्रॉस कैपिटल जी और स्मॉल जी है ना, कैपिटल जी स्मॉल जी को क्रॉस कराइए कैपिटल जी स्मॉल जी से, क्या बनेगा, कैपिटल जी स्मॉल जी को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल जी ग्रीन, कैपिटल जी स्मॉल जी ग्रीन, कैपिटल जी स्मॉल जी अगेन ग्रीन, और यहाँ पर स्मॉल जी, ठीक है। ये क्या होगा, येलो। तो कितना होगा 3:1। कितने प्लांट की बात की थी उसने, कितने प्लांट की बात कर रहा था वो, 100 प्लांट। तो 75 प्लांट कैसे होंगे, 75 प्लांट होंगे यहाँ पर, 75 होंगे ग्रीन और 25 होंगे येलो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन हैपेंस through sex chromosome along with other parameters. Such process often helps in forensic studies in crime investigation and identification of accident and natural calamities in order to determine whether an accident victim is male or female. Which cell can be used and why? Of course sex cells है ना, सेक्स सेल्स हम लोग यूज कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन सी सेल, तो जो सेक्स सेल्स होती हैं, यहाँ पर विच सेल पूछ रहा है ना वो, तो सेल के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द ब्लैक पेपर्ड मॉथ वॉज रेयर। अभी हमने जो पीछे केस स्टडी की थी उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ब्लैक पेपर्ड मॉथ कम थे। अर्ली डिकेड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, लंदन में एंड मैनचेस्टर में जो क्या हुआ था, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो गया था, ब्लैंकेटेड विद सूट फ्रॉम द न्यू कोल बर्निंग फैक्ट्रीज, मैनी ऑफ द लाइट बॉडीड लाइकेन डाइड हो गए फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन एंड द ट्रीज बिकम डार्कन्ड. This led to an increase in bird predation for light colored moth as they no longer blended in an. चलिए ये रहा क्वेश्चन, what would happen to the population of light colored moth over time and why? क्या हुआ, white colored moth के साथ died because of, लिखा तो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से, ठीक है। चलिए, what would be an external factor that determine the return of the light colored moth? क्या हो सकता था, जब हमने पीछे पढ़ा भी था ना, वाइट कलर्ड मॉथ की पॉपुलेशन अगेन बढ़ाने के लिए हम लोगों को पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो हुई है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया था उसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ था, अगर वो कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अगेन बढ़ सकती है। व्हाट वुड बी एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट डिटरमाइन द रिटर्न ऑफ लाइट कलर्ड मॉथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर होता है अवर एनवायरनमेंट। क्लियर? चलिए अवर एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं। अवर एनवायरनमेंट में है फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, इट हैज अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू एंड प्रोड्यूस ओनली वाटर एज प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन, considered to be a potentially important non-polluting energy source of the future. Hydrogen is labeled with different colors based on the method by which it is produced. जैसे green हाइड्रोजन में क्या होता है, manufacturing process does not produce carbon dioxide. Blue हाइड्रोजन में manufacturing process produce carbon dioxide but its spread is stored. Grey हाइड्रोजन में manufacturing process produce carbon dioxide which is released into the air. Hydrogen is labeled brown. It is manufacturing process releases both carbon dioxide and carbon monoxide to the air. कार्बन मोनोऑक्साइड हमें पता है क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है।
इट इज अ पॉइजनस गैस। तो क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट वे इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्राउन हाइड्रोजन वर्स देन दैट ऑफ ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है विच इज अ टॉक्सिक गैस, तो इट रिलीजेस इनटू द एटमॉस्फेयर अ गैस दैट इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्रोड्यूसर्स टू द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्राइमरी कंज्यूमर? बताइए कंज्यूमर, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? 1:10 है ना। हमने क्या पढ़ा था, 10% लॉ पढ़ा था वहां पर, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली सिर्फ 10:1, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास अगर 10% एनर्जी होगी तो 1%, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी, अगर प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी है उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाती है। ये था 10% लॉ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following describe the flow of energy and nutrients respectively through the ecosystem? एनर्जी का फ्लो क्या होता है? अभी हमने जब चैप्टर पढ़ा था, जब ही देखा था, यूनी डायरेक्शनल होता है और न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक होता है। तो आंसर इज सेकेंड। चलिए, ये shown here is the extent to which two different animals can see in either direction without turning their heads. In animal 1, these eyes are placed towards the front of the head, and in animal 2, the eyes are placed on either side of the head. Since the placement of eyes in the two animals is different, the vision is also slightly different. In figure above, the grey part represents the part that can be seen by both eyes at the time, whereas the white part represents those parts that can be seen only by one eye at a time. ठीक है? Animal 2 can see a broader area at any time compared to animal 1. Animal 1 can distinguish depth better compared to animal 2. आगे, based on this, which of the two animal is most likely to be a predator and why? Predators कौन होते हैं? जिनको शिकार करना होता है, जो शिकारी होते हैं। तो शिकारी को क्या चाहिए? उनको ब्रॉडर एरिया की जरूरत नहीं है, उनको इतनी जरूरत नहीं है कि वो ब्रॉडर एरिया को देख पाए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस की जरूरत है। तो फोकस कौन से एनिमल कर पाएंगे? एनिमल 1, ठीक है। तो एनिमल 1 ज़्यादा फोकस्ड है, तो प्रेडेशन कौन करेंगे? एनिमल 1। आगे देखिए, ये क्या दिया है? फूड वेब into two groups that would be need to have vision as animal 1 and animal 2. तो एनिमल 1 कौन है? प्रेडेटर्स हैं। तो एनिमल 1 में प्रेडेटर कौन कौन आएंगे? कौन कौन है प्रेडेटर यहाँ पर? जैकाल 1 में आएगा, लायन 1 में आएगा, ठीक है, वाइल्ड कैट 1 में आएगी, आउल 1 में आएगा, और काइट भी 1 में आएगी। ये सब क्या है? प्रेडेटर्स हैं। और एनिमल 2, गोट, रैबिट, माउस, ये सब क्या है? ये एनिमल 2 में आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अरेंज द 4 ऑब्जेक्ट गिवन अबव अकॉर्डिंग टू द टाइम दे टेक टू बायोडिग्रेड। क्लियर? चलिए, सबसे इजी कौन होगा? पेपर शीट, उसके बाद बोन, मेटल एंड प्लास्टिक बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन द इकोसिस्टम। Mention 2 ways by which energy is lost from the trophic level in the ecosystem. ये एनसीईआरटी में लाइन गिवन है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एनर्जी अपने लाइफ प्रोसेस को और मेंटेनेंस प्रोसेस को ख़त्म करने, यूज़ करने में चली जाती है, रेस्पिरेशन में चली जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों में वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। क्लियर? चलिए, अ लॉट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडी A lot of harmful chemicals enter our body through different sources like food. Since human beings are at the top of the food chain trophic structure, maximum concentration of such chemical is found in human being. ये भी एनसीईआरटी में गिवन है और हम पढ़ चुके हैं। बायो मैग्निफिकेशन, है ना? अभी जब लेक्चर में बताया था बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। Lions have no non-natural predator. Based on energy transfer in a food chain, what could be the most likely reason for the above statement? क्यों है? बिकॉज लायन क्या है? ये टॉप कंज्यूमर्स हैं, और टॉप कंज्यूमर्स के पास जब हम टॉप कंज्यूमर पे पहुंचते हैं उस टाइम पर एनर्जी बहुत ही कम बचती है, जिसकी वजह से जो लायंस हैं वो प्रेडेटर की तरह ही काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8। द स्ट्रेटोस्फेयर इज अ वेरी ड्राई एंड रेयरली अलाउज क्लाउड टू फॉर्म। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ड्राई है
और क्लाउड को फॉर्म नहीं होने देती। इन द एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ द पोलर विंटर हाउएवर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ऑफ डिफरेंट टाइप्स में फॉर्म। सर्दियों में ज़्यादा क्लाउड बनते हैं। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड PSC, पॉलीस्ट्रेटोट्रॉपिक क्लाउड्स। ठीक है। Scientists recently discovered that PSC, long known to play an important role in Antarctic ozone destruction, are occurring with increasing frequency in the Arctic. These high altitude clouds form only at very low temperature. ये सिर्फ कब बनते हैं? जब ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ओजोन है वो क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। First, they provide a surface which convert burning forms of chlorine into reactive ozone destroying form. तो क्लोरीन को क्या करते हैं? ये एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिस्ट्रॉय होती है। और दे रिमूव नाइट्रोजन कंपाउंड दैट मॉडरेट द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन, और ये नाइट्रोजन को भी रिमूव कर, इसका इम्पैक्ट ओजोन पे होता है। इन रिसेंट ईयर द एटमॉस्फेयर अबव द आर्कटिक हैज बीन कोल्डर देन यूजुअल एंड पोलर स्ट्रेटोफिक क्लाउड हैज लास्टेड इनटू द ऑफ स्प्रिंग, एज अ रिजल्ट ओजोन लेवल हैव बीन डिक्रीजिंग। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द आउटर एटमॉस्फेयर? कैसे बनती है ओजोन? एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? जो ऑक्सीजन होती है वो यूवी रेस की वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन एटम में, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाकर जुड़ जाती है, और वो बनाता है ओजोन का मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्या बनता है यहाँ पर? O3. Next, ozone is being continuously destroyed due to extreme low temperature. However, ozone formation is also a continuous process. Why is there a depletion in the ozone? ओजोन डेप्लीट होती जा रही है, बट वो बनती भी तो रहती है कंटिन्यूसली। हमने यहाँ पर देखा कैसे बनती है। तब भी ज़्यादा डेप्लीशन क्यों होता है? बिकॉज डेप्लीशन क्या है? डेप्लीशन ज़्यादा है फॉर्मेशन से। ठीक है, जब ज़्यादा डेप्लीशन होगा फॉर्मेशन से तो ऑफकोर्स डेप्लीट तो होगी। What can be positive effect of global warming on the depletion of ozone layer? देखिए इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर उसने यहाँ पर बताया है ऊपर। वो कह रहा था जब ठंड होती है तो क्लाउड ज़्यादा बनते हैं और क्लाउड डेप्लीट करने में रोल प्ले करते हैं। बट अगर ज़्यादा गर्मी होगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो जो क्लाउड्स होंगे वो नहीं बन पाएंगे। क्या नहीं बन पाएंगे? क्लाउड, मतलब PSCs विल नॉट फॉर्म, जिसकी वजह से डेप्लीशन रुक जाएगा। ठीक है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग ओजोन के डेप्लीशन को रोक सकती है। क्लियर? हाउ डज ओजोन लेयर डेप्लीशन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ? ऑफ कोर्स क्या करता है? स्किन कैंसर करता है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्लियर? चलिए, ये चैप्टर्स यहीं ख़त्म होते हैं, क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं, और ये आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ देखिए, सब लेक्चर्स को कंप्लीट करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और फॉलो करिए इस स्कॉलर स्टडी अड्डा को। थैंक यू सो मच।